भक्त मरे क्या रोइए, जो अपने घर जाए, रोइए साकट बपुरे, हाटो हाट बिकाए। साथियों, जय भीम। आज हम जाति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इस देश में जाति की उत्पत्ति कैसे हुआ, लोगों को अलग अलग जातियों में क्यों और किस लिए बांटा गया, इसका असर आज लोगों के मन में क्या है और इससे लोगों को जात पात के नाम से किसी को ऊंच तो किसी को नीच क्यों बनाया गया है, इसका समाज पर कितना बुरा असर होता है, उसे बारीकी से जानने की चेष्टा करेंगे। तो आइए इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि जाति के बारे में हमें जानकारी हो सके। और चर्चाओं से आपको जानकारी मिला हो तो कमेंट में जय भीम ज़रूर लिखें। तो आइए बिना देरी किए चर्चाओं में आगे बढ़ते हैं। साथियों, जाति शब्द पुर्तगाली भाषा के कास्ट शब्द से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ नरल है, जो नरल प्रजाति या भेद है। इनका प्रयोग सर्वप्रथम 1566 में गार्सिया दी ओस्टा ने किया था। जाति को अनेकों विद्वानों ने जैसे कि कूले साहब जी, केतकर जी तथा दंते जी ने बताया है कि किसी जाति के लोग किसी अन्य जाति से विवाह नहीं कर सकते हैं। भारत के मनुष्यों के जाति का निर्णय जन्म से ही होता है। इस देश में अनगिनत महापुरुषों ने जाति तोड़ने पर बल दिया, न केवल जोर दिया बल्कि साथियों उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इसी कार्य के लिए ही कुर्बान कर दी। यदि हम उनके कार्यों का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि उनके अथक प्रयासों से आखिर हासिल क्या हुआ। क्या जाति मिटी? क्या जाति के नाम पर होता भेदभाव मिटा? नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग जाति के नाम पर अंधविश्वास फैला रखे हैं। लोगों के मन में यह जाति का भेद कूट कूट कर भरा हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि जाति भारत के रग रग में समाई हुई है। इसे मिटाने के सभी प्रयास निरर्थक रहे हैं। जो व्यक्ति यह कहता है कि जाति मिटाई जा सकती है, साथियों उसे बारी बारी से भारत के 6000 गाँव में भेजिए, तब पता चलेगा कि वह किसी भी गांव में खड़ा होकर पूछे कि मुझे अमुक व्यक्ति के घर जाना है तो उसे क्या जवाब मिलेगा। शायद आपको पता होगा साथियों, लोग यही पूछेंगे कि अमुक व्यक्ति किस जाति का है और कौन सा टोला में रहता है। जब दो अजनबी आपस में बातें करते समय जब तक एक दूसरे से जात न पूछ ले तब तक साथियों उन्हें चैन नहीं आता है। कुछ लोग यह मानते हैं कि जब जातियां एक दूसरी जाति से विवाह संबंध बनाएगी तब शायद जाति अपने आप टूट जाएगी, जबकि वे जानते हैं कि हजारों सालों से घोड़ा और गधों के बीच में संकर हो रहा है। न तो गधों की जाति टूटी और न ही घोड़ों की, बल्कि साथियों एक नई जाति पैदा हो गई, खच्चर। यह बात जीव जंतुओं पर ही लागू नहीं होती, जाति इंसानों पर भी लागू होती है। वहीं साथियों स्वर्ण अपनी विधवाओं को काशी में छोड़ते आ रहे हैं। जब जवान विधवाओं और साधुओं ने घर बसाए तो इंसान नहीं आए, बल्कि एक नई जाति की सृष्टि हुई जो भक्तन जाति कहलाती है। साथियों, भारत में गलती से कहो या षड्यंत्र से पेशों को ही जाति घोषित कर दिया गया है। वास्तव में जाति इसे नहीं कहते हैं। लोहे का काम करने वाला लोहार, मछली पकड़ने वाला केवट तथा जूता बनाने वाला मोची कहलाता है। लेकिन आपको मालूम होगा कि ये सारी जातियों के लोग, चाहे डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो या इंजीनियर हो, उसे उनकी जाति के नाम से ही पुकारा जाता है। पर साथियों वही चाय बेचकर, ग्राहकों के जूठे कप धोकर आजीविका चलाने वाला ब्राह्मण या वॉचमैन की नौकरी करने वाला ब्राह्मण हमेशा पंडित जी ही कहलाता है। ये भेद क्यों भाई? यह जाति नहीं साथियों, षड्यंत्र है। जाति का वास्तविक रूप देखें तो कोई भी जाति उन अर्थों में नहीं बनी है जिन अर्थों में ब्राह्मण द्वारा उनकी व्याख्या की गई है या तो हिंदू व्यवस्था ने लाद रखी है। साथियों
जाति को सही दृष्टि से देखें तो चिन्हों से प्रमाणित होता है। अगर इतिहास की गहराइयों में चलें तो हमें पता चलता है कि आदिकाल में लोग चाहे जानवरों के डर से कहें या ब्राह्मणों के अत्याचार से हो, लोग समूहों में रहते थे। इन समूहों का साथियों एक खास पहचान होता था, इसी के चलते आपस में संगठित रहते थे। ये समूह के लोग किसी वृक्ष या किसी जीव जंतु को अपना जाति टोटम मान लेते थे। यदि इसी टोटम को उस समूह की पहचान मान लें तो यह पहचान समूहों की उत्पत्ति, रीति रिवाज, कुल देवता, विश्वासों, परंपराओं से प्रेरित होता है। एक बात ध्यान देने की है कि अगर अलग अलग समूहों के जाति टोटम थे लेकिन उनके रहन सहन, रीति रिवाज एक दूसरे से अलग थे। इनके जाति चिन्ह आज भी हमें मिलते हैं। अलग अलग समूहों के लोग एक धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन साथियों रोटी बेटी के लिए अपने ही जाति के लोग खोजते हैं, क्योंकि इससे यह मालूम होता है कि चाहे आदमी धर्म बदल सकता है लेकिन जाति नहीं। धर्म का संबंध आस्था और विश्वास से है, जबकि साथियों जाति का संबंध आदिम पहचान से है। इसका सटीक प्रमाण आज भी देखें तो अफगानिस्तान में कबीला समाज देखने को मिलते हैं। साथियों इसका सटीक उदाहरण देखें तो नट जाति के लोग छत्तीसगढ़ के बस्तर में रहने वाले जातियों का जाति टोटम देखने को मिल जाएंगे। अगर बिहार और उत्तर प्रदेश में देखें तो अलग अलग जातियों के गांवों को अलग अलग टोला से पुकारे जाते हैं। किसी को चमार टोला तो किसी को दुसाट टोला तो किसी को मूसर टोला से आज भी पुकारा जाता है। क्यों किसी को चमार तो किसी को लोहार तो किसी को दुसाट कहना उचित है और किसी एक समाज के ऊपर ये सारे काम लादना उचित है? आप बताओ साथियों, क्या जूते हर कबीले को नहीं चाहिए? क्या सफाई की ज़रूरत हर समूह को नहीं है? क्या कपड़ा बुनना धोना हर कबीले की सिरदर्दी नहीं थी? यही वजह है कि हमारे पास साथियों वेदों के संकेत विद्यमान हैं। वेदों में काम को बांट कर रख दिया गया है। वेदों से आज तक किसी का भलाई नहीं हुआ है। ये सारे काम षड्यंत्र से रचा गया है कि इनसे कभी भी आप बाहर ना निकल सकें और भगवान का डर आप पर हमेशा के लिए बना रहे। जबकि साथियों इतिहास गवाह है कि आर्य ही स्वयं चमड़े का काम करते थे। जाति की उत्पत्ति होने से पहले आर्य स्वयं चर्मकार थे। अपने आराम तथा हमारे पूर्वजों को षड्यंत्र से पराजित करके अधिकार करने लगे और लोगों को अलग अलग जातियों में बांट दिए। मित्रों, जीते हुए समूह कभी भी पराजित समूह का गौरवशाली अतीत नहीं लिखते हैं, बल्कि उन्हें हीन या दास बनाकर रखते हैं। जीते हुए समूह हारे हुए को आदमी ही नहीं मानते। ऐसे में उनका इतिहास लिखने की ज़रूरत भी महसूस नहीं करते। साथियों, यहाँ यह प्रश्न उठता है कि इन पराजित समूहों का इतिहास कैसे खोजा जाए? तो इनका इतिहास उनके चिन्हों, रीति रिवाजों से ही पता चलता है। आज खुद को पहचानने की ज़रूरत है। आपके पास अपने पुरखों की गौरवशाली विरासत हुआ करती थी, लेकिन साथियों पराजित होने के बाद पिछड़ गए हैं। पिछड़ने के बाद भी हमारे पूर्वजों ने, जैसे कि कबीरदास जी, संत रविदास जी, ज्योतिराव फूले जी, पेरियार साहब जी ने इत्यादि समाज सुधारकों ने अपनी सारी जिंदगी समाज के लिए समर्पित कर दिए। मित्रों, संघर्ष के बल पर ही पुनः अपने अतीत को दोहरा लिया करती है। साथियों, अपने लहू को एक दिन न एक दिन लहू पुकारता जरूर है। समाज को उनकी गौरवशाली अतीत को बताना बेहद ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहे थे कि जिन जातियों का अपना इतिहास नहीं हुआ करता वो अपने भविष्य का निर्माण भी नहीं कर सकती। अतः अपने भविष्य को संवारने के लिए अपने इतिहास की जानकारी अति आवश्यक है। जब आपको साथियों अपने पूर्वज की कठिनाइयों, दुख दर्द की पीड़ा का अनुभव नहीं होगा तो कैसे जानोगे? साथियों, हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं शायद आपको पता होगा, पर पुनः मैं याद दिलाना चाहूँगा कि
इतिहास जीवन का वह मूल मंत्र है कि इसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। इतिहास से हमें भूतकाल में हुई घटनाओं का पता चलता है और वही घटना हम पर पुनः न घटे और वर्तमान में उस पर सुधार कर सकें, इसीलिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। साथियों, जागो, सोने का समय समाप्त हो चुका है और अपने पुरखों की खोई हुई सम्मान वापस लाने का समय है। साथियों, आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट ज़रूर करें। साथियों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारी और आपकी परिवार सफलता की कुंजी का हिस्सा बने और सोए समाज को जगाने के लिए हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।